नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। 22 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। कहा है कि 22 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। अल्मोड़ा से होगा पहला नामांकन। साथ ही 23 मार्च को हरिद्वार से दाखिल होगा नामांकन। 26 मार्च को टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में नामांकन। नैनीताल में 27 मार्च को दाखिल होगा नामांकन और नामांकन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नामांकन दाखिल करते समय सभी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। कहा है कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होगी। पहला नामांकन जो है वो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से होगा। 23 मार्च को हरिद्वार से नामांकन दाखिल किया जाएगा। 26 मार्च को टिहरी और पौड़ी गढ़वाल से नामांकन दाखिल किया जाएगा। 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा से नामांकन दाखिल किया जाएगा। अवसर है कि अभी पिछले 2 दिनों में कल से हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय दुष्यंत जी लगातार थे और आपके सारी योजनाएं कल से बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया किस प्रकार से प्रदेश के अंदर नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जो 22 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 22 मार्च को पहला नामांकन अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का होना जा रहा है। उसके बाद 23 को हरिद्वार का होगा, उनका एक दिन डिजिटल में भी होगा। फिर 26 को हमारे दोनों नामांकन टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के एक ही दिन है और उसके अगले दिन 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, देखिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जानकारी? बयान है क्योंकि 22 मार्च से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से ही जो अन्य दल है वो अपना नामांकन करा सकते हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 22 मार्च से अपना नामांकन शुरू करेगी। 22 मार्च को सबसे पहले अल्मोड़ा सीट से अजय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 23 मार्च को हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 26 मार्च को पौड़ी से अनिल बलूनी, जो जिनको बीजेपी को टिकट दिया गया है, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 27 मार्च को टिहरी से मामलाल रश्मि शाह और नैनीताल से अजय भट्ट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बीजेपी के स्ट्रेटेजी है, अभी तक कांग्रेस ने 2 सीटों के अपना खड़े नहीं किए हैं, एक सीट और एक हरिद्वार सीट। दोनों सीटों पर असमंजस बनी हुई है। दोनों सीटों पे सब इन सीटों पे जो है अपना उम्मीदवार, लेकिन वही बीजेपी 22 तारीख से की शुरुआत। चलिए ठीक है अनुज, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, नामांकन करते वक्त उम्मीदवारों के साथ कौन कौन मौजूद रहेंगे? बिल्कुल आंचल, उम्मीदवारों के साथ चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो टिहरी हो, चाहे पौड़ी हो, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और नेता है वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। हरिद्वार सीट पे चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनके साथ बीजेपी के जो उनका क्षेत्र है, डोईवाला क्षेत्र है, वहाँ के बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय जी और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये सभी लोग नामांकन प्रक्रिया के तहत मौजूद रहेंगे। पौड़ी सीट से अगर बात करें, अनिल बलूनी का जो नामांकन है उसमें केंद्र के मंत्री भी आ सकते हैं, पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे अनिल बलूनी के साथ। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। चूंकि पौड़ी और हरिद्वार 2 हॉट सीट मानी जा रही है। अल्मोड़ा सीट की अगर बात करें तो अजय टम्टा को बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने सुरेश गोजियाल जिस तरीके से आज उनकी मीडिया से प्रेस वार्ता है, और कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार और नैनीताल दोनों लोकसभा सीट से अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, लेकिन
वहीं जब दल बदल की राजनीति चल रही है, कांग्रेस की जो नेता है वो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। कल भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी चलिए में ठीक है। शामिल हुए। अनुज तो देखिए, नामांकन को लेकर के उम्मीदवारों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो उम्मीदवारों में कितना उत्साह है? बिल्कुल आंचल, बीजेपी के लगातार जो उम्मीदवार हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि हम पांचों लोकसभा सीटें जीत करके हम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को बोल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा उत्साह उत्तराखंड को लेकर के, और लगातार वो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड उनका परिवार है और परिवार से हम पांचों सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आएंगी। कांग्रेस के पास कहने रखने को नहीं रह गया है। कांग्रेस अब बिल्कुल खाली हो गई है। इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे थे। चलिए अब ठीक है उनका अनुज, एक आप चीज हमारे का साथ और बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। आईएएस दिलीप जावलकर होंगे नए गृह सचिव, चुनाव आयोग ने लगाई मोहर। तो देखिए, बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। और आपको नाम भी बता दें कि आईएएस दिलीप जावलकर होंगे अब नए गृह सचिव। चुनाव आयोग की तरफ से मोहर लगाई गई है, नाम पर मोहर चुनाव आयोग ने खुद लगाई है। देहरादून से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से नाम पर मोहर लगाई गई है। उत्तराखंड के नए गृह सचिव अब आईएएस दिलीप जावलकर होंगे। आईएएस दिलीप जावलकर को बनाया गया है उत्तराखंड का नया गृह सचिव। चुनाव आयोग की तरफ से मोहर लगाई गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर। पिछले 2 दिनों में कल से हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय दुष्यंत जी लगातार थे और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारी योजनाएं कल से बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया किस प्रकार से प्रदेश के अंदर नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जो 22 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 22 मार्च को पहला नामांकन अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का होना जा रहा है। उसके बाद 23 को हरिद्वार का होगा, उनका इंडियन डिजिटल में भी होगा। फिर 26 को हमारे दोनों नामांकन टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के एक ही दिन है, और उसके अगले दिन 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होना है। और लगातार ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़े हुए। अनुज, देखिए, नए गृह सचिव आईएएस बनाए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल आंचल, आईएएस दिलीप जावलकर को गृह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो पुराने गृह सचिव थे शैलेश गोगोई, उनको हटा दिया है, लेकिन उसके बाद अब कल जो नई तैनाती हुई है वो गृह सचिव की तैनाती हुई है। दिलीप जावलकर सीनियर आईएएस रह चुके हैं और साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उन्होंने संभाला है। तो अभी तक की दिलीप जावलकर वित्त सचिव थे, लेकिन अब उन्हें गृह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने एक जिम्मेदारी दी है दिलीप जावलकर 2000 आईएएस है दिलीप जावलकर को, इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। देखिए अनुज, गृह सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन कार्यभार कब से संभालेंगे या संभाल चुके हैं? बिल्कुल, कल जिस तरीके से आदेश जारी हुए हैं, आज से कार्यभार संभाल लिया है। और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सचिव को इलेक्शन कमीशन में बदला था और नए गृह सचिव को बनाया हुआ कि अब कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया हुआ है कि जो इसमें बीजेपी है, अभिनव कुमार, उनके खिलाफ एक मुद्दा उठाया है कि इलेक्शन कमीशन उनको भी सचिव को चेंज किया, उनको भी चेंज, उनकी नजदीकियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का ऐसा आरोप है कि उनकी नजदीकियां पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं से है। तो इस तरीके से अगर ये नजदीकियां रहेंगी तो इसका निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इस कारण कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा हुआ है। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि जो कार्यवाहक डीजीपी होता है उसको, लेकिन गृह सचिव की अगर बात करें तो आज सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है और लगातार मजबूत कर रहे हैं। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने, जवानों ने
हरिद्वार के कुछ हिस्सों में फ्लैग मार्च किया है, जनता को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया है। तो हरिद्वार में लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत पूरे संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में जितने सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक हम लोगों के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसमें करीब 240 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा प्रचलित की जा रही है। साथ में 110 जी की जो कार्रवाई है उसको भी हम लोग आगे। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने बयान दिया है और कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार क्षेत्र में 240 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीआरपीसी की धारा 110 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इस द्वारा आगामी लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत पूरे संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में जितने सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक हम लोगों के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसमें करीब 240 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा प्रचलित की जा रही है। साथ में 110 जी की जो कार्रवाई है उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बीच उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, अहम जानकारी बता दे। गुरमुत संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। काशीपुर के गोरैया पेपर मिल में हुआ आयोजन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया संबोधित। हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे का होगा शिलान्यास। श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र हेमकुंड साहिब। तो ये बड़ी खबर उधम सिंह नगर से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के गोरैया पेपर मिल में आयोजित गुरमुत संत समागम में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हेमकुंड साहिब जी की यात्रा सिर्फ 45 मिनट की रह जाएगी, क्योंकि 20 लाख की लागत से हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से 850 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया। कि खालसा पंथ केवल एक पंथ नहीं है, यह देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है, जो हमेशा अंधेरे को छांटते हुए प्रकाश को दिखाने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, हमारे मार्ग को सरल बनाने का काम करता है। इस पंथ ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितने हालात खराब थे, विदेशी ताकतों को झुकने के लिए हमेशा मजबूर किया। और ये सुख गुरु परंपरा आध्यात्मिकता और बलिदान की परंपरा ही नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस वक्त मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने उम्मीदवारों के नामांकन की तारीखों का भी ऐलान किया है। दो दिनों में कल से हमारे बीच में हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय दुष्यंत जी लगातार थे और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारी योजनाएं कल से बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने बताया किस प्रकार से प्रदेश के अंदर नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जो 22 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 22 मार्च को पहला नामांकन अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का होना जा रहा है। उसके बाद 23 को हरिद्वार का होगा, उनका एक दिन डिजिटल में भी होगा। फिर 26 को हमारे दोनों नामांकन टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के एक ही दिन है, और उसके अगले दिन 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। और मैं जानता हूं इस बीच आपका स्नेह, आपका सहयोग जो हमको प्राप्त हुआ है, उसके शब्दों में मैं प्रशंसा नहीं कर सकता।
मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार के अनेकों जन कल्याणकारी कार्य, केंद्र सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में हमारे चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान है। और चलिए इस बीच उत्तराखंड के मसूरी से बड़ी खबर, अहम जानकारी। रामपुर तिरहा कांड में आया फैसला। दोषी पीएसी के 2 सिपाहियों का आजीवन कारावास सजा होने पर आंदोलनकारियों ने जताई खुशी। लंबी लड़ाई के बाद फैसला आया है। उत्तराखंड के मसूरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर तिरहा कांड में आया फैसला, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फैसले का इंतजार किया जा रहा था, फैसला आ चुका है। दोषी पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास सजा होने पर आंदोलनकारियों ने जताई खुशी। लंबी लड़ाई के बाद फैसला आया है, आंदोलनकारियों की तरफ से कहा गया। साथ ही आंदोलनकारियों ने कहा है कि नेताओं को भी दंड मिलने की उम्मीद जगी। नेताओं को भी अब दंड मिलने की उम्मीद आंदोलनकारियों के मन में जगी है। राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को चर्चित रामपुर तिरहा कांड में दोषी पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने न्यायालय के फैसले की सराहना की है। राज्य आंदोलनकारी विजय भट्ट ने बताया कि आंदोलन के समय उन्हें भी बरेली के नवाबगंज में रखा गया था। जो अधिकारी और नेता इस कांड में लिप्त थे, उन्हें भी जल्द सजा मिले। राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने बताया कि लंबी लड़ाई के बाद फैसला आया है। इस कांड में अभी मुख्य किरदार जिन बड़े अधिकारियों ने निभाया है, उनको सजा मिले बिना राज्य आंदोलनकारियों को शांति नहीं मिलेगी। सारा आंदोलनकारी साथी कम से कम कोर्ट के निर्णय से कुछ राहत महसूस कर रहा है कि शायद हो सकता है लंबे समय बाद निर्णय आया, लेकिन आंदोलनकारियों के पक्ष में आया। लोगों को जो है सजा हुई, कुछ लोगों को सजा होनी बाकी है। तो हमें याद है, वो दिन याद आ रहा है मुझे कि जब हम जेल से छूट के आए थे 94 में, तो ये महसूस हुआ कि यार ये भाई को यहाँ मसूरी और तमाम जगह तो कर्फ्यू लगा हुआ है, मसूरी पहुँचेंगे कैसे? पुलिस तो हमको गिरफ्त में डाल रही है, खोज रही है, लेकिन किसी तरह बच बचा के हम लोग यहाँ मसूरी आए और मसूरी आकर जो है एक रणनीति का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलिया नाला में हो रहे भूस्खलन को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि काम की गुणवत्ता में कोई भी कमी हो तो वे फिर से प्रार्थना पत्र के जरिए कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। वहीं आज सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने इसके ट्रीटमेंट के लिए टेंडर निकाल कर कार्य को शुरू कर दिया है और अब कार्य प्रगति पर है। जो सीएससी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अभी तक हमारी बिड जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है और हम जो है नेक्स्ट डेट में उसकी रिपोर्ट आपको देंगे। आज सीएससी ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि वो बिड फाइनलाइज हो गई है और कार्य जो है वो प्रगति पे है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो कोर्ट ने ये कहते हुए कि अगर ये कार्य संतोषजनक है तो हम इस रिट पिटीशन को आज अभी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर कार्य की गुणवत्ता और किसी चीज़ पे भी आपको कोई कमी पाई जाती है तो पिटिशनर को ये अनुमति दी है कि वो एप्लीकेशन के माध्यम से इस रिट को पुनर्जीवित करके अब उस कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पुनः इसको कोर्ट के समक्ष ला के कोर्ट के संज्ञान में लाए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रदीप टम्टा ने मोदी सरकार पर बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा कि अग्निपथ योजना लाकर नरेंद्र मोदी ने सैन्य परंपरा को बर्बाद किया है।
देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रोजगार का सवाल है। हमारा नौजवान आज सड़कों में है और इतिहास के 45 वर्ष पर सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की है। कांग्रेस ने कहा है कि हम जो रिक्त पद पड़े हैं 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार में, हम उनको त्वरित गति भरेंगे। हमने कहा, कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड के अंदर रोजगार का सबसे बड़ा जो सोर्स था अग्निपथ के द्वारा सेना के रोजगार को खत्म किया है। अग्निपथ को समाप्त कर पुरानी सैनिक भर्ती प्रक्रिया को चालू करेंगे। और फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।